Namaste everyone. Hope all of you are well. Actually बहुत दिनों से चाह रहा था कि नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए कुछ समथिंग बेसिकली कंसेप्ट मीन्स स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए मैं प्रोवाइड करूं और जो नाइन्थ स्टैंडर्ड में उन्हें मिल रहा है वही सेम चीज़ उन्हें 11th स्टैंडर्ड में भी मिलने वाला है। तो इस चीज़ के लिए कि उनके पास कुछ ऐसा वीडियो मिले, कुछ ऐसा नॉलेज मिले ताकि दोनों क्लास में जो भी स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में जाना चाहते हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ 9th से जो 11th में साइंस लेंगे उनके लिए, चाहे वो बायोलॉजी स्ट्रीम के हो, अदरवाइज आप बोले तो मैथ स्ट्रीम के हो, किसी भी स्ट्रीम के होंगे, अगर उन्होंने साइंस लिया है तो इस चीज़ की आवश्यकता उन्हें पड़ने वाली है। मीन्स स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो मेन टर्म है 9th स्टैंडर्ड का वो है मोल कंसेप्ट। जब तक आप 9th स्टैंडर्ड में मोल कंसेप्ट नहीं समझते हो तब तक जो है 11th स्टैंडर्ड में आप सोचोगे कि मैं डायरेक्टली 11th स्टैंडर्ड का मोल कंसेप्ट बना लूं, नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए जरूरी क्या है 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को कि आखिर किस तरह से वो पढ़ाई करें, किस तरह से स्टडी करें 9th स्टैंडर्ड में ताकि उन्हें बेटर से बेटर रिजल्ट मिले। तो एक 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का, 9th स्टैंडर्ड क्लास 9 की मैं बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये जो चैप्टर है, अगर आपने ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ लिया तो मेरा विश्वास है कि आपको केमिस्ट्री इजी लगेगा। लेकिन अगर ये चैप्टर समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ा मुश्किल होगा कि केमिस्ट्री क्या है उस चीज को समझने के लिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मैं बात करूंगा एटम का, तो एटम का डिफाइन तो आप लोग बचपन से जानते आ रहे हो। व्हाट इज एटम? कैन एनीबॉडी टेल मी? The smallest particle of a matter which cannot be cut down, which cannot be break down, which cannot seen by the naked eyes and does not exist in the free state। सीधा सीधी आप समझ जाइए, पूरे दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। जिस तरह से किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक छोटे छोटे ब्रिक्स का मतलब ईंट का जो काम पड़ता है, तो उसी तरह से कोई भी एटम, कोई भी सब्सटेंस जो है छोटे छोटे एटम से मिलकर के बने होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा मकान है, ये बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट में बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तो हर एक ब्लॉक का अगर आप देखोगे तो एक छोटा पार्टिकल आपको ईंट लगेगा, एक एक ईंट मिलकर के ये बहुत बड़ा अपार्टमेंट बना है। ठीक वैसे ही कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलकर के बने होते हैं। तो आपने ये भी सुना होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, दैट वाज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ केमिस्ट्री। तो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज एटम। एटम अगर आप बात करेंगे तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच कैनॉट बी कट डाउन, विच कैनॉट बी ब्रेक डाउन, विच कांट बी सीन बाय द नेकेड आइज एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, इज कॉल्ड एटम। ये जब आपने समझ लिया कि एटम, आप बोलोगे सर एटम का एग्जांपल दीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, ये सारे के सारे जो है एक एटम्स होते हैं। अब मान लीजिए एटम के बाद दूसरा आता है मॉलिक्यूल्स। कोई भी पूछेगा दोनों जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज मॉलिक्यूल तो क्या जवाब दोगे आप? मॉलिक्यूल इज आल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी ब्रेक डाउन, व्हिच एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। द डिफरेंस बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दोनों जो है किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, एटम को काटा नहीं जा सकता, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ किया जा सकता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये हम देख सकते हैं। हिंदी में इसको परमाणु कहा जाता है और इसको अणु कहा जाता है, राइट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बाद कि आखिर इस चैप्टर में हमें जो मेन चीज पढ़ना है वो है मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट में भी बहुत सारे इस टॉपिक, पूरे चैप्टर्स का आप जाना, मेरे यूट्यूब चैनल को ओपन करके आप देखना कि उस यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट में क्लास 9 साइंस का जब ओपन करोगे तो चैप्टर 3 के बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। उसमें मैंने ऑलरेडी सारे सब्सटेंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया, बट अभी मैं थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड जाऊंगा कि एनसीईआरटी बुक में क्या सारी चीजें दी हुई है। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक में आप बात करोगे तो एटम के बारे में दिया गया है, व्हाट इज एटम, एटम क्या है, कितने प्रकार के एटम होते हैं, ये सारा डिटेल जो है प्रीवियस वीडियो में मैंने दे दिया है। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिल करके कंपाउंड बनाते हैं।
अब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, किस तरह का कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड का क्या यूजेस है, किस तरह से कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग क्या सब डिस्कस करेंगे, क्या सब पढ़ेंगे, ये सारी डिटेल आज हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि क्या सब हमारा इस चैप्टर में आता है और किस तरह से हमें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। सबसे जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, उसके बारे में पहले डिस्कशन करके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग इस चैप्टर को। आप लोगों को क्लियर दिखाई देना चाहिए कि आखिर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ का जब तक क्लियराइजेशंस नहीं होगा आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्लियराइजेशंस मिले। जो व्यूज़ है, जो पिक्स है, वो क्लियराइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। तो आई होप अब क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स का। तो चैप्टर्स में जो सारे डिटेल्स हैं वो इस प्रकार से है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, उसकी एटॉमिसिटी क्या है, रिलेटिव एटॉमिक नंबर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, उसके बाद आपका एक और लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाता है, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कितने मतलब एटम्स एक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं उसको उसकी एटॉमिसिटी कहा जाता है। उसके बाद मोल कंसेप्ट आता है, फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आता है, फिर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, यूनिफाइड मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला, आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, और सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के बाद किस तरह से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, और मोल कंसेप्ट का जो न्यूमेरिकल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारा टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। गॉट इट? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज एटम से मैंने अभी आपको स्टार्ट किया कि इस चैप्टर को किस तरह से डिफाइन करना है, चैप्टर को किस तरह से रीड करना है। ये बेसिकली स्टार्ट होगा एटम से, जिसके बारे में मैंने बताया भी आपको। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर व्हिच cannot be cut down, which cannot be break down, which does not exist in the free state is called atom। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। तो अब सबसे पहले आपको सारे एलिमेंट्स के नेम, उनका क्या सिंबल है वो याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप कोई रिएक्शन कर पाओगे, उसके रिएक्शंस के प्रति जो है आप मतलब उसको फॉलो अप कर पाओगे, राइट। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में जानना है कि आपको कितने एलिमेंट्स के नेम अभी तक लर्न है, कितने एलिमेंट्स की वैलेंसी आपको याद है, कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे उसका एटॉमिक नंबर या मास नंबर हमें लर्न करना है। तो एक छोटा सा मैं ट्रिक आपको सिखा देता हूं, जिससे क्या होगा कि सारे के सारे लगभग जितने भी एलिमेंट्स से कंपाउंड बनेंगे उसके नेम हमें लर्न होंगे। तो टोटल देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, एंड टोटल 18 ग्रुप्स आर देयर, बट हियर आई विल डिस्कस विद ओनली फर्स्ट, second, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। अभी हम लोग बस इतना पढ़ेंगे। 3 से 12 जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसके बारे में हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको इतना अगर आप लोग लर्न कर लेते हो देन इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट आप लोग कैसे लर्न करते होंगे, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, इस तरह से लर्न नहीं करना है। पूरा ग्रुप, पूरी वैलेंसी, सब कुछ एक साथ एट वंस। हाउ? लेट्स सी। अब देखिए यहां हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये ग्रुप 1 के हैं। सबकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 1। इस तरह से लर्न करोगे तो कोई भी कंपाउंड बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसको अगर आपको लर्न करने का ट्रिक जो भी आता है उससे भी लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज मैं जो सिखा रहा हूँ वो भी आप लर्न कर सकते हो। हेलीना कर रब से फरियाद, हेलीना कर रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 1, all the elements name with their symbol hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Got it? Now let's come to the second group elements. Now come from the lithium. अब ये सेकेंड पीरियड में, ये जो है सेकेंड ग्रुप में सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। पूरे पीरियोडिक टेबल में देखना फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। अब आइए सेकंड, लिथियम के बाद होता है बेरिलियम,
तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इस सब की वैलेंसी कितनी होगी? 2। ये सब क्या है? 1 इसकी वैलेंसी है, 2 इसकी क्या है? वैलेंसी है। वैलेंसी याद कर लेना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सबकी वैलेंसी 2। ग्रुप नंबर 13 में आ जाइए, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यूनिट्राई। तो यहां पे आप देखोगे कि इस तरह से आप लर्न भी कर सकते, सबकी वैलेंसी 3। 14th ग्रुप में आ जाइए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, क्वांटियम, इस सब की वैलेंसी 4। 2 और 4 दोनों होता है, ऊपर में 4 और नीचे में 2 4 दोनों। वैसे तो पूरे ग्रुप में 2 4 आप कर सकते हो, बट स्टेबिलिटी यहां पे कार्बन की 4 होगी, उसी तरह से आप देख सकते हो। 15th ग्रुप में सबकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में कोई आपको पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, लास्ट सेल में जिसके लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या कितना इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबिलिटी गेन करते हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो यहां पे आप देख लीजिए, ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी 2, ग्रुप नंबर 3 की वैलेंसी 3, ग्रुप नंबर 4 की वैलेंसी 4, बट ग्रुप नंबर 5 की वैलेंसी जो 15 की, जो ग्रुप नंबर 15 सॉरी ये 13 14 15 है, इसको अगर आप सब ग्रुप में बांटोगे तो ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए है, ये थर्ड ए है, ये फोर्थ ए है, ये फिफ्थ ए है, ये सिक्स्थ ए है, ये सेवेंथ ए और ये जीरो ग्रुप, इसको जीरो ग्रुप कहा जाता है। तो ये सब ग्रुप है, एबीसीडी जो आप देख रहे हो सब ग्रुप, ये इसका ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17 18। और ये नीचे में जो आप देख रहे हो 1 2 3 4 3 2 1 0, 3 2 1 और ये 0, ये इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा 14th ग्रुप के एलिमेंट्स, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, यूनियन क्वांटियम। 15th ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यूनिपेंटियम। इसमें आपको ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन से लेकर यूनिपेंटियम तक। उसके बाद सबकी वैलेंसी 3 होगी, ये याद रखना है। 16th में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, यूनिहेक्सियम, सबकी वैलेंसी 2। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, यूनिसेप्टियम और इक्का भी इसको कहा जाता है, सबकी वैलेंसी 1। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, यूनिऑक्टियम, सबकी वैलेंसी 0। तो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले ये एक छोटा सा, मतलब टोटल आप बोलो 8 ग्रुप का मैंने पीरियोडिक टेबल आपको बना करके दिया है। बाकी जो 10 ग्रुप है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उसका बाकी रह गया। बाकी समझ रहिए टोटल 50 एलिमेंट्स है। इस 50 एलिमेंट्स को लर्निंग का ट्रिक भी सिखा देता हूं। मेन जरूरी था वैलेंसी और इसके सिंबल। जब तक सिंबल और वैलेंसी नहीं आएगा तो फिर आप कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे, जो आप वैलेंसी समझ रहे हो वो नहीं समझ पाओगे। तो ये सीखना जरूरी था। मैं छोटा सा ट्रिक भी सिखा देता हूं कैसे एटॉमिक नंबर लर्न करना है या मास नंबर लर्न करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो आप देख लीजिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हे ली ना कर रब से फरियाद, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यूनियन ट्राइम को छोड़ दीजिए, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, काशी जी में शंकर पार्वती, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब्यमा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ओ शंकर से टेलीफोन नंबर पूछो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो फिर कल बारिश आई आंटी, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन रिडल। हेमा ने अरबाज को कराटे में जेनन रिडल सिखाया। तो इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप सारे ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम लिख लीजिए, ताकि आपको अगर मान लीजिए भविष्य में कभी भी एलिमेंट्स के नेम को या सिंबल को लर्न करना हो तो ये ट्रिक भी इजी है। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं एटॉमिक नंबर के लिए, किस तरह से आप किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकालोगे। इसी को मैजिक नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैजिक नंबर। किसी भी ग्रुप में 2 8 8 18 18 32 आप ऐड कर दीजिए तो नीचे वाले का एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आप लोगों को पता होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो 1 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3। 3 में 8 ऐड करेंगे तो
11, 11 में 8 ऐड करेंगे तो 19, 19 में 18 ऐड करेंगे तो 37, 37 में 18 ऐड करेंगे तो 55, 55 में 32 ऐड करेंगे तो 87। तो आप लोगों ने देखा ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर। वैसे ही अब सेकेंड ग्रुप में आ जाइए, 3 के बाद होगा 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 18 56, 56 प्लस 32 88। देखा आपने? अगर आपको मान लीजिए नहीं जाना तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18। अब यहां से चेंज होगा, 21 से 31 जो है वो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक, 3 से 12 तक आता है, तो यहां पे डायरेक्टली 31 हो जाएगा, राइट। यहां पे 18 ऐड किया, 13 प्लस 18 कितना हो गया, 13 प्लस 18 31, 31 प्लस 18 49, राइट, 49, 49 प्लस 32 81, 81 प्लस 32 113। अब आप ऐसे चले जाएंगे, 31 32 33 34 35 36 50 51 52 53 54 81 82 83 84 85 86 और ये 114 115 116 117 118। तो यहां पे आपने एक चीज देखा ध्यान से कि ये सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आप यू लर्न कर सकते हो। यू का मतलब एक स्टेप में, अब ज्यादा हम लोगों को दिमाग में लगाना है, बस ट्रिक सीख लेना है। सबकी वैलेंसी 1, सबकी वैलेंसी 2, सबकी वैलेंसी 3, सबकी वैलेंसी 4, सबकी वैलेंसी 3, सबकी वैलेंसी 2, सबकी वैलेंसी 1, सबकी वैलेंसी 0। अब जब भी कोई कंपाउंड बनाओगे तो वैलेंसी का माइंड के अंदर में लर्न होना चाहिए, किस एलिमेंट की कौन सी वैलेंसी है। तो ये जब आपको तैयार रहेगा तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन से ग्रुप का कौन सा एलिमेंट है, कितनी उसकी वैलेंसी है, तो इजीली हम लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आ जाइए, जब ये सारी चीजें आपने सीख लिया, एलिमेंट्स के सिंबल क्या है, 101 के बाद 12 के बाद 13 11 12 13 14 15 16, ये जो आप यू वगैरह वगैरह जो देख रहे हो, ये सारे अभी बहुत सारे एलिमेंट है जो नहीं फाइंड है अभी तक। वैसे अभी का मैं करेंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, 117 एलिमेंट्स का नामांकन होंगे, एक एलिमेंट्स का नाम नहीं हुआ। पिछले साल 113 और 115 एलिमेंट फाइंड हुआ था, जिसके लिए साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था। बहुत सारे ऐसे अभी प्रोसेस चल रहा है जिसमें एलिमेंट्स के नाम लर्न हो और लोग इस चीज को समझ सके, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था हमारे लिए। इसके बाद अब मैं जो कंपाउंड्स बनाऊंगा, इसका अगर आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोग क्या कर सको कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग एक लर्निंग प्रोसेस हो जाएगा कि सर कि लिखने का मन नहीं है तो एक कम से कम स्क्रीनशॉट रहेगा तो लर्न हो जाएगा। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आप लोगों ने ये सारा स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब सबसे पहले मैं आपको कंपाउंड बनाना सिखा देता हूं कि कंपाउंड कैसे बनाना, राइट। ये एकदम आज बेसिक लेवल से मैं जा रहा हूं, इसीलिए चलिए आप इस चीज को अब समझ गए। एक चीज और है मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सब जितना भी है एटॉमिक नंबर है। अगर मास नंबर आपको लर्न करना है, एक ट्रिक सिखा देता हूं मास नंबर का। 1 से लेकर 20 तक का जितने भी इवन नंबर है, इवन नंबर को क्या करोगे, उसको ट्वाइस, 2 गुना मल्टीप्लाई कर दो, और जितने भी ऑड नंबर है उसको ट्वाइस प्लस 1, 2 गुना प्लस 1। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है तो इसका कुछ एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। हीलियम का इवन नंबर आता है 2, 2 2 जा 4। अब ये 3 जो है ऑड नंबर है तो 2 3 जा 6 प्लस 1, मतलब ट्वाइस प्लस 1 करना है, 2 गुना प्लस 1। बेरिलियम का 4, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाना चाहिए, 4 2 जा 8, लेकिन इसका एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, 9 जितना होता है, ओके। बोरन का 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 6 2 जा 12, 7 2 जा 40, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 प्लस 1 इसका 19 होता है, 10 2 जा 20, 11 2 जा 22 प्लस 1 23, 12 2 जा 24, 13 2 जा 26 प्लस 1 27, 14 2 जा 28, 15 2 जा 30, 16 2 जा 32,
17 टू जा 34 प्लस 1 35.5, 18 टू जा आर्गन का होता है 38 पॉइंट या 39 समथिंग हो जाता है, तो इसका आप 38 अभी लिख लो। मैं एक लर्निंग प्रोसेस बता रहा हूँ, छोटे छोटे एलिमेंट्स का अगर मास नंबर लर्न करना हो तो ये सारा प्रोसेस आप लर्न कर लेना। इससे क्या होगा कि मास नंबर भी 1 से 20 तक कुछ एलिमेंट्स एक्सेप्शन में है, बाकी ये जो प्रोसेस सिखाया हुआ है कि इवन नंबर है उसको क्या करना है ट्वाइस, ऑड नंबर है ट्वाइस प्लस 1। तो ये सारा एक, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब मैं जो मेन बताने वाला हूं वो है कंपाउंड का फॉर्मेशन। चलिए कंपाउंड्स में एक आपको बना के दिखाता हूं। चलिए सबसे पहले पोटाशियम है और ऑक्सीजन है, पोटाशियम और ऑक्सीजन। पोटाशियम की वैलेंसी कौन से ग्रुप में है? ये पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप में है। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में है? 16th ग्रुप। वैलेंसी कितना? 2। तो क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा 1 इधर जाएगा, तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, K2O। इस एलिमेंट का नाम, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पोटाशियम ऑक्साइड, IDE। दो एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड को, दोनों का एलिमेंट का नाम ले लेना है। जैसे ऑक्सीजन था तो ऑक्साइड, हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, IDE लगाना है। तो मतलब आप देख लीजिए किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन, इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट से कंपाउंड। हाँ बस इतना याद रखना, मेटल प्लस नॉन मेटल हो। वैसे तो आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी जोड़ोगे, हाइड्रोजन भी, इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, तब तो होना चाहिए H होना चाहिए, लेकिन H2 होता है। पता है, दो एटम्स के बाद एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जो इसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। हाइड्रोजन H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जितने एटम्स उस मॉलिक्यूल फॉर्म में मिल करके एग्जिस्टेंस करते हैं उसे उसका एटॉमिसिटी। जैसे H2 तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2, क्लोरीन Cl2 एटॉमिसिटी 2, Br2 ब्रोमीन की एटॉमिसिटी 2, सोडियम 1 तो इसकी एटॉमिसिटी 1, गॉट इट। ऑक्सीजन एटॉमिसिटी 2। तो वैसे ही अगर आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन अगर करना चाहोगे तो होगा या नहीं होगा, पहले ये बता दीजिए। अब जैसे मैं आपको एक बता रहा हूं, Mg है और O है, मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी, तो 2 बराबर हो जाएगा, दोनों में 2, तो सीधे MgO लिखना है, ऐसा नहीं Mg2O2, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, गॉट इट। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का भी फॉर्मेशन कर सकते हो। चलो अब जो है, जो मेन चीज के लिए जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, दैट इज मोल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट का समझना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। तो इस चीज के लिए मैं आपको एक डायग्राम भी दूंगा, जिस डायग्राम के तहत आप समझ जाओगे कि किस तरह से हमें लर्न करना है, ये क्या होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और इसको किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स को मतलब सॉल्व करना है, और क्या सब इसमें सीखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दैट इज द मेन टॉपिक, दैट इज मोल एंड कंसेप्ट, जो आपको 11th स्टैंडर्ड में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा अगर आपने इस स्टैंडर्ड में ध्यान से पढ़ लिया तो। मोल एंड कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ने के लिए दो चीजों का बहुत ही जरूरी है, एक कंसंट्रेशन, दूसरा अवेयरनेस। कैसे होगा ये कंसंट्रेशन और अवेयरनेस, तो मैं बता रहा हूं, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर इट। इसके अंदर में कुछ लॉज भी हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दो लॉज आपको लर्न कर लेना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसको कहोगे? व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? जितने भी रिएक्टेंट का वजन होगा उतना ही प्रोडक्ट का वजन होगा। कहने का मतलब, जैसे मान लो A प्लस B मिलकर के एक प्रोडक्ट C का, ये जो दोनों रिएक्शन करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स को रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट। और जो बनेगा इसको कहा जाता है प्रोडक्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बनेगा, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है, 1 भी बन सकता है। इसके बारे में अगर तुमको ज्यादा डिटेल चाहिए तो 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर मेरे YouTube चैनल में चले जाना, प्लेलिस्ट ऑप्शन में क्लास 10 साइंस ओपन करना, 3rd नंबर पे वीडियो आएगा, क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल दिया है। अगर तुमको ज्यादा जानना है तो कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, जितने भी टाइप्स के रिएक्शन है मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर तुमको डिटेल चाहिए तो वीडियो खोल के देखना। अभी फिलहाल हमको क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूं। अब मान लो ये जो तुमको मैंने बताया, जो रिएक्शन करता है उसको रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको प्रोडक्ट। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिएक्शन। रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं उस प्रोसेस को रिएक्शन कहा जाता है, और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं।
अब तुम समझ जाओ, जैसे सोडियम है, सोडियम Na के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन है Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों मिल करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो अब तुमको जो मैं बता रहा हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बता रहा हूं मैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इस रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही इस प्रोडक्ट का भी मास होगा। जैसे मान लो इस रिएक्शन को पहले अगर तुम्हें बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है 1 सोडियम, यहाँ पे 1 क्लोरीन 1 सोडियम, अगर यहाँ पे 2 कर दो तो 2 क्लोरीन 2 सोडियम, यहाँ पे 2 आगे में कर दो, रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस हो गया। 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 सोडियम 2 क्लोरीन। अब मान लो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 23, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो अब देख लो यहाँ पे 2 सोडियम है 2 इंटू 23, 2 क्लोरीन है 2 इंटू 35.5, यहाँ पे जो होगा 2 इंटू 23 प्लस 35.5। इस दोनों का जो मास निकाल के ऐड करोगे तो देखो 23 टू जा 46 और 35.5 टू जा 71, इस दोनों को ऐड करो कितना होगा? 617 7411। यहाँ पे आ जाओ 2 इंटू 58.5, 58.5 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 टू जा 10, 8 टू जा 16 117, 5 टू जा 10 117। तुमको दिखा टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, ये तो मैंने तुमको इसका एटॉमिक मास से दिया है। अब क्या होगा अगर क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर इसका और इसका मास इतना है तो इसका मास कितना होगा? मान लो कि 50 ग्राम मैंने क्लोरीन दे दिया, 30 ग्राम सोडियम दे दिया, तो 50 और 30 80 हो गया। अब 80 ग्राम का ये हमारा 2 इंटू सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये जोसेफ क्राउस ने दिया था। जोसेफ क्राउस ने कहा था चाहे कितने ग्राम कितने मॉलिक्यूल्स कितने भी एटम्स तुम क्यों ना ले लो, लेकिन फिक्स्ड रेशियो में रहेगा। जैसे वाटर का फॉर्मेशन होता है तो वाटर का फॉर्मेशन में देख लो तुम लोग H2 और O है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 इंटू 2 2 एटम है, ऑक्सीजन का मास होता है 16 1 इंटू 16, तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 1:8 रेशियो। वाटर तुम 1 बकेट ले लो, 1 टैंक ले लो, 1 बड़ा सिलेंडर ले लो, लेकिन रेशियो जो है उसका फिक्स्ड रहेगा 1:8। इसको जोसेफ क्राउस ने दिया। तो ये 2 लॉ है जो हमें लर्न करना है। इस 2 लॉ के अलावा अब चलो मैं तुमको कुछ मोल कंसेप्ट के बारे में बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। मोल कंसेप्ट तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में बहुत ही कम दिया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं तुमको ये कंपाउंड समझने के बाद मोल कंसेप्ट के बारे में बताने के लिए। तो अब तुमको अगर मान लो कोई पूछेगा, सबसे पहले कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, फॉर्मूला मास, ये सारी चीजें समझ लो। जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है उसको x से तुमने रिप्रेजेंट किया, ये कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट सोडियम वगैरह जिसको तुमने मान लिया, सपोज ये एक एलिमेंट है, z उसका एटॉमिक नंबर, z क्या है? एटॉमिक नंबर। a क्या है उसका? एटॉमिक मास। अब तुमको पता होना चाहिए z जो है एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उस एलिमेंट में जितने भी प्रोटॉन होंगे वो सब के सब जो है उसके एटॉमिक नंबर, और जितना प्रोटॉन होता है न्यूट्रल एटम उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर में जो जो चीज होती है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या सब होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसके सम को एटॉमिक मास कहा जाता है। याद रखना, Z मतलब एटॉमिक नंबर, A मतलब एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसको याद कर लेना। अब तुमको अगर मॉलिक्यूलर मास कोई पूछेगा, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, तो जितने भी कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स है, NaCl है, तो NaCl का 23 प्लस 35.5 ये हो जाएगा 58.5। इसको मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर मास। अगर इसको तुम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, ग्राम मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
ओके, एटॉमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास। तो किसी भी एलिमेंट के जो कंपाउंड है वो कंपाउंड का जो एटॉमिक वेट का जो सम होगा उसको उसका मोलिकुलर मास। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो दो ऑक्सीजन है 16 प्लस 16 32 64, इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा 64। समझ में आ गया? तो ये सब क्या है? मोलिकुलर मास। अब आ जाओ जो चीज मैं सिखाना चाह रहा था तब से जो मैं बोल रहा था वो है, क्या है वो? मोल कंसेप्ट। कुछ एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम मैं यहाँ सॉल्व करूंगा और स्किल बेस्ड सिखा दूंगा कि अगर तुमको इस तरह से कुछ भी कोई कहे निकालने के लिए तो इजीली निकाल पाओगे। ऐसा आज मैं नॉलेज दूंगा जिससे तुम इजीली, अगर मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम्हें डेफिनेटली वो क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसे कुछ सीखो, राइट? एनसीईआरटी में तो बहुत कम क्वेश्चन दिया, लेकिन फिर भी चलो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या होता है वन मोल? व्हाट इज वन मोल? देखो, दो चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा। एक होता है वेट और एक होता है मास। वेट जो होता है वो चेंज होते रहता है, मास चेंज नहीं होता। वेट जो होता है वो ग्रेविटी के कारण, अगर मैं अर्थ पे हूं, मेरा मास मेरा वेट 60 किलोग्राम है, अगर मैं मून पे जाऊंगा तो 6 किलोग्राम मेरा मास हो जाएगा। अब पूछोगे कैसे सर? वेट इज ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस पर डिपेंड करे। किसी भी प्लेनेट पे मेरा वेट चेंज हो सकता है, कोई भी सैटेलाइट पे मेरा वेट चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मास की बात करो, मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मेरे बॉडी में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब चांद पे जाऊंगा तो उसका आधा हो जाएगा, मतलब मंगल पे जाऊंगा, वीनस पे जाऊंगा, सैटर्न पे जाऊंगा, यूरेनस पे जाऊंगा तो मेरे नंबर ऑफ एटम्स अलग हो जाएंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज वन मोल। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में कितने एटम्स हैं उसको वन मोल कहा जाता है। इसको एवोगैड्रो नंबर भी कहा जाता है। उन्होंने डिफाइन किया था एवोगैड्रो साहब ने, और उन्होंने वैल्यू दिया था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये आयंस भी हो सकते हैं, राइट? ये सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हें समझना कि आखिर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स भी होता है उसको भी लिख लेना कि किसी भी वस्तु के अंदर में जब मोल की बात होगी तो वो एटम्स में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स में भी, आयंस में भी, पार्टिकल्स में भी। गॉट इट? तो ये चीज का तुम्हें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब मैं आ जाता हूं कि अगर तुम्हें मैं बताऊं कि 46 ग्राम सोडियम, 46 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स हैं? 46 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स हैं? कैसे निकालोगे इसको? तो यहां पे तुमको वेट दिया हुआ है और मैं तुम्हें एटम्स पूछ रहा हूं। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालोगे? इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। अगर एक सिंगल एलिमेंट का है तो एटॉमिक मास, बहुत सारे कंबाइंड मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूल मास, कंपाउंड का है आयनिक मास। अब आ जाओ यहां पे सबसे पहले नंबर ऑफ, गिवन मास 46 ग्राम है तो 46 यहां पे डाल दो, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, तो 23 हो गया, 23 2 जा 46, तो ये 2 हो गया, 2 ग्राम। यार नंबर ऑफ मोल्स से दोनों ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गए, 2 हो गए। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल गए? नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा निकल गया 2। और तुम जानते हो एक मोल के अंदर में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं? सिंस 1 मोल कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Therefore,
2 मोल्स के अंदर में कितने एटम्स हो जाएंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, राइट? तो 6 2 जा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स आंसर। अगर तुम्हें गिवन मास क्वेश्चन में दिया रहे तो इजीली तुम नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस निकाल सकते हो। क्या ये निकालने में कोई दिक्कत है तुम लोगों को? एनी डाउट? तो अब कुछ हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आप इन सारी चीजों को समझ सकते हो। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में क्वेश्चन पूछ रहा है कितना मास होगा, राइट? नाइट्रोजन N, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? अगर तुम लोग को वो याद रहेगा तो इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन यही है तुम्हारा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितने मास होंगे, तो क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन का सबसे पहले मास निकालना पड़ेगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना होगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 ग्राम। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। तो सीधा सीधी क्या लिखोगे आंसर? 14 ग्राम, राइट? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसी में, 4 मोल्स ऑफ अल्युमिनियम एटम, 4 मोल्स ऑफ अल्युमिनियम एटम, वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। 4 मोल्स ऑफ अल्युमिनियम एटम, एएम एटम। तो सबसे पहले मुझे बताओ मास ऑफ 1 मोल ऑफ अल्युमिनियम एटम कितना होता है? अल्युमिनियम का मास कितना होता है पता है तुमको? अल्युमिनियम का मास होता है 23 ग्राम। अब 1 मोल के लिए इतना है तो 4 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 23 इंटू 4, 23 होता है 27, अल्युमिनियम 27 होगा, सॉरी सोडियम का 23 होता है, अल्युमिनियम का 27, सॉरी 27। क्यों बता देता हूं, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 13 2 जा 26 प्लस 1 27, ओके? तो यहां पे देख लो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अल्युमिनियम एटम 27, तो 4 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा? 27 इंटू 4, 7 4 जा 28, 2 4 2 जा 8 प्लस 2 108 ग्राम। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला तुम्हें याद है? सोडियम और सल्फाइड Na2SO3 होता है, Na2SO3 याद रख लेना। ये तुम्हारा सोडियम सल्फाइड ही है ना क्वेश्चन में? हाँ, सोडियम सल्फाइड। तो सबसे पहले तुम्हें 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड का, तो 1 मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3 कैसे निकालोगे? सोडियम का कितना होता है? 23 इंटू 2 हो गया, सल्फर का 32 और 16 इंटू 3 हो गया हमारा ऑक्सीजन का। तो 23 2 जा 46 प्लस 32 प्लस 48, तो 48 प्लस 30 90 हो गया, 80 हुआ, 80 हुआ, 40 एंड 40 80, हाँ 80 प्लस 40 126, 126 ग्राम हो गया 1 मोल के लिए, राइट? 126 ग्राम हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड जो है 126 ग्राम। को निकालने कितने का है? 10 का। तो 10 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा? मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड 10 इंटू 126 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1260 ग्राम। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हो, 10 मोल्स। इसके बाद और सी में है कन्वर्ट इनटू मोल, ग्राम में दिया हुआ है उसको मोल में कन्वर्ट करना, यही क्वेश्चन है इसी का सी। तो सबसे पहले ये समझ गए। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना कि सर मुझे ये डाउट है। गॉट इट? चलिए अब मैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को देखता हूं। अब जो है तुम्हारा सेकंड बेस्ड जो क्वेश्चन है, सेकंड तुम्हारा क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस का मतलब हो गया O2, ऑक्सीजन गैस, ठीक है?
अब तुमको मैंने बताया था इसमें क्या कैलकुलेट करना है, तुम्हें कन्वर्ट इनटू मोल, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल में है इसलिए मॉलिक्यूलर मास, सिंगल एटम में रहेगा तो एटॉमिक मास। गिवन मास कितना है 12 ग्राम, 12 ग्राम। और ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, दो ऑक्सीजन है इसीलिए 32 ग्राम। 6 2 जा नहीं होगा, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, तो 3/8 नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए तुम्हारे 3/8। इसको अगर और तुम्हें पॉइंट में ले जाना है तो 0.30 हो गया, 8 3 जा 24, 60, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, 0.375 मोल्स हो जाएंगे। अगर तुम मतलब पॉइंट में, फ्रैक्शन से पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 20 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम ऑफ वाटर मतलब 20 ग्राम ऑफ H2O, वाटर का मतलब H2 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, निकल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है 20 और H2O का कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन का होता है 1, 1 into 2 plus 16, 2 plus 16 that is equal to 18, मतलब 20/18। कैंसिल करो, 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, तो 10/9, 9 1 जा 9, 1.11 ग्राम। ठीक है, तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इस तरह से अगर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास तुम्हारा क्या है क्वेश्चन में, गिवन मास है तुम्हारा 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 22 अपॉन कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 2 जा 32 प्लस 12 44, तो 22 अपॉन 44, 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 0.5। इस तरह से तुम लोग इजीली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। देखो यहां पे तुमको क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है जो 16 ग्राम सॉलिड सल्फर में है, कुछ नहीं करना है। 16 ग्राम S8, 16 ग्राम S8, सल्फर का 32 होता है तो 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 256 होगा, तो 16/256, 0.0625 मोल्स हो जाएंगे। इजी है, तुम कोशिश करना इस तरह से नहीं। एक मैं तुमको डायग्राम बना देता हूं कि कैसे निकाला जाता है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये सारे एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस थे। मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो के नीचे में कमेंट करना कि सर मैं ये क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं, ऐसे नहीं वैसे, तो मैं डेफिनेटली उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बना के दिखाऊंगा। एक मैं तुमको चार्ट बना देता हूं, वो चार्ट सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा तुम्हें कि अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो वो चार्ट तुमको हेल्प करेगा कि किस तरह से हमें आंसर निकालना है। ये चार्ट के लिए सबसे पहले यहां पे रख दो मोल। मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। अगर तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है मोल से, मतलब एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल, दो चीज होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक होता है मास, अगर इससे मास निकालना, और एक होता है वॉल्यूम, अगर इससे तुम्हें ये तीन चीजें क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है मास, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास एंड वॉल्यूम। तो इस तीनों चीज का रिलेशन मोल से है, जो जनरली तुम्हें एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कोई भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो उसमें कुछ ना कुछ मास दिया रहेगा। तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधी समझ जाना, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास के लिए जितने भी उसके अंदर में एलिमेंट हैं, वो सारे एलिमेंट के एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, 16 2 जा 32, 12 प्लस 32 तो 44 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास।
तो जब भी तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स कहेगा तो इजीली है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, और अगर तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए कहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स तुमने निकाल लिया, और नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर, कितना होता है एवोगैड्रो नंबर, यही है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एंटिटीज, ऐसे निकल। वॉल्यूम जो होता है वो होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। जितना तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इजीली तुम्हारा निकल जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं वो 11th स्टैंडर्ड में। अभी फिलहाल तुमको बस ये क्वेश्चन पे ज्यादा गौर करना है। जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स थे उसको मैंने सॉल्व कर दिया। फिर भी अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि सर मैं ये न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं, देन प्लीज ड्रॉप योर डाउट इनटू द कमेंट बॉक्स सेक्शन। That's all for today. Thank you very much. Hope all of you have understand this video. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में रखें। That's all. Thank you. देखो लाइक या सब्सक्राइब ना करना हो मत करो, बट सीखने की कोशिश जरूर करो ताकि आगे भविष्य में काम आए। स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन को लो। Bookish knowledge is not enough. Skill oriented knowledge is great thing that we must achieve it. That's all. Thank you. Hope all of you are well and be safe. Stay at home. Stay safe. Thank you.